हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं पूरी तरीके से बोले तो मस्त होंगे। दोस्तों मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल सब करियर पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग का भी एग्जाम होने वाला है, क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है, क्लास 12th का एग्जाम होने वाला है और आप सभी लोग लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ अच्छा नंबर प्राप्त करें, यानी कि 400 प्लस नंबर प्राप्त करें। इसलिए लगातार आप लोग क्वेश्चन बैंक याद कर रहे होंगे, लगातार आप लोग मॉडल सेट याद कर रहे होंगे, आप लोग किताब को पलट रहे होंगे। लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है ना, 14 किताब पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, सर हैंडल करे तो कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा। एसएसटी याद करते हैं तो साइंस भूल जाते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं तो मैथ का रिवीजन करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस समय में सबको मिला के चलना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप लोग इससे पहले अनेकों वीडियो देखे होंगे, लेकिन यह जो होने वाला ना वन शॉट वीडियो, यानी कि एक चैप्टर में, यानी कि एक वीडियो में मैं पूरे तरीके से एक चैप्टर को खत्म करूंगा और इसके साथ साथ पूरा PYQ को दोस्तों खत्म करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही समझ रहे हैं। यानी कि आज का जो वीडियो होने वाला है ना, आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री को बताऊंगा और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी, जी हाँ दोस्तों एनसीईआरटी के लिए बहुत जो जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी का वह पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो पॉइंट हो गया। ऊपर से क्या हो गया, जो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ जो PYQ, जो बिहार बोर्ड PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसी वीडियो में उसको भी करवा दूंगा। यानी कि आपका एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो जाएगा और बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समाप्त हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि यह वन शॉट का वीडियो तबाही शॉट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे बिहार बोर्ड क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको यह ध्यान देना है कि आपको ना यदि पूरे तरीके से पढ़ लिए तो आपको बस वन टाइम्स क्या करना है, रिवीजन करना। वन टाइम्स क्या करना है, रिवीजन। आप आराम से कान में ईयरफोन लगाइएगा और 2x पर करके आराम से भगा भगा के आप लोग देख सकते हैं। यदि आप पढ़ने में बहुत कमजोर हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको जो है इस वीडियो को आराम से 1x पर करके देखना है और 1x पर करके देखना है, साथ साथ हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नहीं तो आप सभी लोग बोलेंगे, यदि यस कमेंट करते हैं तो मैं इसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये वीडियो को कभी स्किप मत करेगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप अपने आप जो है लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यह एक वीडियो में मैं पूरे तरीके से पूरे कंसेप्ट को खत्म कर दूंगा, पूरा PYQ को खत्म कर दूंगा। यानी कि यह एक शॉर्ट वीडियो से आपका हर एक चीज का झंझट क्या होने वाला है, पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अपने तबाही शॉट का पहला शॉट, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसे हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर होता है, ठीक है दोस्तों, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो कि आपको आगे बोर्ड में भी काम करता है, यानी क्लास 12th में आपको और 11th में भी काम करेगा। क्योंकि पूरा चीज, क्योंकि जो क्लास 12th और क्लास 7th होता है ना, पूरे तरीके से केमिकल रिएक्शन पर ही कहीं ना कहीं आधारित होता है, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखना क्या है ना, कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, उसको बारे में बता रहा है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में होता क्या है, ठीक है। ये बताता क्या है ना, जब कोई भी तत्व या यौगिक, ठीक है, अब तत्व समझ में आता है ना, तत्व मतलब कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, ये क्या है, तत्व है, ठीक है। और यौगिक समझ में आता है दोस्तों, यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाता है ना। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि H2O क्या है, एक यौगिक है ना, H2O क्या है, यौगिक है। CaCO3 क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा तत्व है, ठीक है। तो जब जब कोई भी तत्व या यौगिक जो होता है ना, आपस में संयोग करके, यानी कि आपस में मिल करके या टूट करके, यानी कि मिल भी सकता है और टूट भी सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, नए गुण वाले पदार्थ की रचना करता है। क्या करता है, नए गुण वाले पदार्थ की रचना करता है। तब ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। कहने का मतलब बस दोस्तों यही हुआ इसका, कि जब कोई भी तत्व होगा या यौगिक होगा, आपस में मिल जाएगा या टूट जाएगा, ठीक है, आपस में मिल भी सकता है और टूट भी सकता है। इसके बाद क्या करता है, नए गुण वाले पदार्थ की रचना करता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि आप हैं स्कूल में जाते होंगे तो कोई नया दोस्त बन जाता है कि नहीं है, कोई दोस्ती टूट भी जाता है, होता है कि नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा। तो वही उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है। आप सोच के मतलब हैरान हो जाएंगे कि एग्जाम्पल कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, और कैसे मतलब कि ये हो रहा, समझ गए ना। देखिए जैसे कि देखते हैं, एक होता है जलने वाला गैस, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। जलने वाला गैस है दोस्तों, जलने वाला गैस हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है ना खुद जलता है, ठीक है।
एवं जलाने वाला गैस कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, जलाने वाला गैस कौन है? ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिना ऑक्सीजन की सहायता से कोई चीज नहीं जल सकता। ऑक्सीजन रहेगा ना तभी जल पाएगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी जल पाएगा। इसीलिए बोलते हैं जलाने वाला गैस कौन है दोस्तों? ऑक्सीजन है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। और जल क्या करता है? तुरंत क्या करता है? आग को बुझा देता है। देखते कि नहीं देखते हैं? देख रहे ना कितना अमेजिंग मतलब रिएक्शन हो रहा है। अपने आप में सोचने पर आदमी को मजबूर करता है कि भैया जलने वाला गैस है हाइड्रोजन, जलाने वाला गैस है ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर के जो है ना कैसे जल का निर्माण कर दिया। इसी को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, इसी को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चले देखते हैं आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 2H2 प्लस O2 है ना, 2H2 यानी कि ये आपका हाइड्रोजन था, ये आपका ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर क्या बना दिया दोस्तों? जल बना लिया। दोनों मिलकर क्या बना लिया? जल बना लिया, जो क्या करता है? आग को बुझा देता है। ठीक है दोस्तों, एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि जलने वाला गैस कौन होता है? हाइड्रोजन। जलाने वाला गैस कौन होता है? ऑक्सीजन। यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज नहीं जल सकता। इस बात को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आइए समझ के रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, क्या यह एक तत्व था? हाइड्रोजन था कि नहीं था? क्या ये एक तत्व ऑक्सीजन था? है ना, यानी कि ऑक्सीजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गया, हाइड्रोजन भी क्या? एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। दोनों मिलकर क्या किया? जल का निर्माण किया। दोनों मिलकर क्या किया? जल। देखिए जल, ये जल है कि नहीं है? यानी कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हर एक जगह हो रहा, हर एक जगह हो रहा। आप कोयले को जलाएंगे तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जो है कोयला को जलाते हैं ना, तो जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप लोग जो खाना खाते हैं, जैसे कि हमने कोई चलो भैया चावल दाल सब्जी प्रोटीन चिकन मटन कुछ खा, तो खाने के बाद जानते हैं ना कि वो हमारे आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत हो गया, फिर बड़ी आंत हो गया, जाता कि नहीं जाता? तो वहां भी तो इसका टूटने की प्रक्रिया होता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी जो भी चीज खाते हैं, वह आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फिर अग्नाशय में जाएगा तो वहां पर जो एंजाइम पाया जाता है, फिर यकृत से पित्ताशय के द्वारा क्या किया जाएगा? वहां भी कुछ कुछ एंजाइम्स हो जाता है, जिसकी प्रक्रिया से क्या होता है ना, वो भोजन पूरी तरीके से टूट जाता है। और टूटने के बाद अंतिम उत्पाद में क्या मिलता है? टूटने के बाद अंतिम उत्पाद मिलता है प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, खनिज लवण मिलेगा, यही सब ना मिलता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन दोस्तों हर एक जगह हो रहा है, हमारे बॉडी में हो रहा, पूरा संसार में केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया सभी जगह हो रहा। ठीक है, ये समझ गए दोस्तों। फिर क्या बोलता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो इसको देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चेंजिंग होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो कुछ कुछ चेंजिंग होता है। क्या होता है? सबसे पहले इसकी अवस्थाएं बदल जाती है। अवस्था क्या होती है? कभी कभी बदल जाता है। अब देखिए ना आप सभी लोग, अवस्था बदल जाता है। जैसे कि आप देखिए ना, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये क्या दोस्तों? ये गैस होता है कि नहीं होता? हाइड्रोजन एक गैस है। ठीक है, गैस है। प्लस देखिए ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। गैस है कि नहीं है? और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बोले तो? H2O बनेगा ना, जल। जल बनेगा ना। और जल क्या होता है दोस्तों? जल होता है लिक्विड। जानते कि नहीं जानते? जल होता है लिक्विड। तो आप यहाँ कॉमन कर रहे हैं कि ये था गैस, ये था गैस, मिलकर क्या बन गया? लिक्विड बन गया। यानी कि इसका अवस्था बदल गया। आप सोच सकते थे कि सर यहाँ तो गैस है, यहाँ गैस है, तो दोनों मिलकर गैस बनना चाहिए था, लेकिन नहीं। कभी कभी क्या होती है? अवस्थाओं में क्या होती है? परिवर्तन हो जाता है। फिर बोलता है दोस्तों इसका रंग में परिवर्तन होता है। रंग समझते हैं ना, कलर। हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होगा ना, कलर में भी चेंजिंग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। ठीक है, ये दोस्तों पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है। इसका कलर बैगनी होता है। कैसा होता है दोस्तों? बैगनी होता है। जैसे आप इस पर नींबू डालेंगे, नींबू जानते हैं ना दोस्तों, नींबू मतलब होता है, नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। सिट्रिक एसिड क्या? एक एसिड है। तो जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट में क्या करेंगे, इसका कलर कैसा होता है दोस्तों? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। ठीक है, जैसे इस पर नींबू का रस डालेंगे ना, नींबू का रस डालेंगे तो क्या? इसका कलर बदल जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कलर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। तो बोल सकते हैं कि इसके रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। फिर दोस्तों बोलता है गैस का उत्सर्जन होता है। गैस का उत्सर्जन, जी हाँ दोस्तों, गैस का उत्सर्जन करने का मतलब है गैस का निकलना, गैस का निकलना। हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, जब केमिकल रिएक्शन होगा ना तो वहां कोई कोई गैस निकलता है। ठीक है, अब बोलेगा सर ये कैसे निकलता है? तो देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं दोस्तों आपको जो ना एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि एक जिंक समझिए, जिंक क्या है? तत्व है, जिंक एक धातु है। जैसे मैंने इसका रिएक्शन कराया H2SO4 से, क्या किया? H2SO4 से क्या किया मैंने? इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा ना, ये बनेगा आपका जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। और यहां से निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस निकला। निकला कि नहीं निकला?
हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, फिर आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि CaCO3 होता, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा, है कि नहीं है। तो यह क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस तुरंत निकल के भाग जाएगा। ये तीर चिन्ह इंडिकेट करता है कि गैस निकल के ऊपर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए होंगे। फिर क्या बोलते हैं दोस्तों, तापमान में परिवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो उसमें कभी कभी तापमान का ज्यादा हो सकता होता है, कभी कभी तापमान का कम हो सकता होता है। कभी कभी क्या होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ज्यादा मात्रा में तापमान हो जाता है, तो वो विस्फोट कर जाता है कि नहीं है। आप देख सकते हैं जब परमाणु बम को छोड़ा जाता है, जब परमाणु बम को हम वास्तव में जब छोड़ देते हैं तो देखते हैं कितना मतलब कि ऊर्जा के साथ, कितना तापमान के साथ वो अपने आप को विस्फोट करता है। इतना तगड़ा विस्फोट होता है ना कि कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में तो जो व्यक्ति मरेंगे ना, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मरा तो मरा कैसे। इतना पावरफुल होता है परमाणु बम। और उसका भी पप्पा कौन है, हाइड्रोजन बम, वो तो और खतरनाक है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप समझ गए अच्छे तरीके से कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कौन कौन सा चीज बदलता है, पहला होता है अवस्था बदलता है, दूसरा रंग बदलता है, तीसरा गैस का उत्सर्जन होता है, चौथा क्या हो गया दोस्तों, तापमान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप अच्छे से समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, उसको खत्म करते हैं। देखिए इसमें ना एक चीज और ध्यान देना है कि अभिकारक क्या होता है। ठीक है, इसे अभिकारक या हम लोग प्रतिकारक भी बोलते हैं। ठीक है देखते हैं कि ये क्या होता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, रिएक्टेंट बोलते हैं। आप लोग थोड़ा इंग्लिश वर्ड मीनिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग क्लास 11th या क्लास 12th में जाएंगे तो आपको ये काम करेगा। ठीक है, यह बोलता क्या है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को दोस्तों क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक कहते हैं। यह बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि यह पूछता कभी है नहीं, लेकिन आप बस जान जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व या यौगिक जो भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं या रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, प्रतिफल होता है। ये प्रतिफल क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप ना जो जो नया नया पदार्थ बनता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, CaO प्लस CO2 है ना, कैल्शियम ऑक्साइड था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड था, दोनों मिलकर क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, जैसे हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं दोस्तों, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। इसी को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। ये भी चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है तो देखिए दोस्तों, ये दोनों मिला ना, ये दोनों मिलके क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। यहाँ कौन कौन सा अभिकारक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्या अभिकारक है, और क्या बनाया प्रतिफल के तौर पर, तो CaCO3 बनाया। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। मैंने कि एक और एग्जाम्पल लिया ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं बचे। ठीक है, AgCl हो गया, तो AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड हो गया, प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट है ना। AgCl और NaNO3 जो है मिल करके क्या किया, AgNO3 बना, AgNO3 बना, और प्लस क्या बना, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे आप बोलते हैं रॉक साल्ट, और इसी का उपयोग करते हैं खाना खाने में। अरे खाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं ना, ये होता है NaCl। यही होता है सोडियम क्लोराइड, जो आप डाल करके एकदम टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं और चाव से खाते हैं। है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात समझ गए दोस्तों। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ अभिकारक की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यही दोनों मिलकर के ना इसका निर्माण कर रहा है, यही दोनों मिलकर ना इसका निर्माण कर रहा है। और मैंने लिखवाया भी तो है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो यही दोनों ने पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और बन क्या गया, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस नमक बन गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिफल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक चीज और कॉमन करिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया बन हो कैसे रहा समझ रहे हैं ना, यह रासायनिक अभिक्रिया आखिर संपन्न कैसे हो रहा है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा आप लोग दिमाग चलेगा तो समझ में आएगा। आप कहिएगा सर थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है ना रासायनिक अभिक्रिया हो कैसे रहा है ये समझते हैं। देखिए ये अभिकारक है ना, ये अभिकारक है, अरे है कि नहीं है, ये प्रतिफल है कि नहीं, ये प्रतिफल है। तो आप देखिएगा यहाँ अभिकारकों के परमाणु टूट रहे हैं, अभिकारकों के परमाणु टूट रहे हैं, अभिकारकों के परमाणु टूट रहे हैं। अभिकारकों के परमाणु टूट रहा है ना, तभी प्रतिफल का परमाणु बन रहा है, तभी प्रतिफल का परमाणु बन रहा है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिएगा यहाँ Ag था, यहाँ Cl था, यहाँ Na था, और यह NO3 था। हाँ था कि नहीं था ठीक है ना।
अब देखिएगा ई यहां से टूट गया और एन से मिल गया, ई यहां से टूटा, ठीक है, एजी यहां से टूटा और मिल किससे गया, NO3 से मिल गया, किससे मिल गया, NO3 से मिल गया, ठीक है, एजी यहां से टूटा और NO3 से मिल गया तो क्या बन गया, AgNO3 बन गया, बना कि नहीं बना, यानी कि टूटा तब ना बना। फिर देखिएगा यहाँ से Cl अलग हुआ, यहाँ से सोडियम अलग हुआ, यहाँ से Cl अलग हुआ, यहाँ से सोडियम अलग हुआ और दोनों मिलकर क्या किया दोस्तों, NaCl का निर्माण कर लिया, यानी कि यहाँ भी टूट करके क्या किया, सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अभिकारकों के परमाणु टूटते हैं तभी जो होता है दोस्तों प्रतिफल के नया नया परमाणु बनता है। इसी के परिणाम स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, संपन्न होती है। स्वाहा, समझ में आया। इस तरीका से रासायनिक अभिक्रिया का पूरा कंसेप्ट जो है मैंने आपके माइंड में दोस्तों डाल दिया। अब कितना अच्छा से आप इसको समेटते हैं ये अब दोस्तों आप जानेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आगे अब देखते हैं अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। चलिए आप जो है ना इसको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों, ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण में पढ़ना, रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसीलिए इसको हल्के में लेके मत चलेगा, मैं जो समझाऊंगा अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, अच्छा से सेट करना, ठीक है, समझ के सेट करना, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो समझते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाना क्या है कि वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होता है दोस्तों, तत्व या यौगिक, तत्व समझ में आता है दोस्तों, यौगिक समझ में आता है दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तत्व या यौगिक को संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से, संकेत समझ में आता है ना, संकेत करने का मतलब होता है हम आपको बोल देंगे हाइड्रोजन तो आपको समझना हाइड्रोजन ऐसे होता है। मैंने आपको बोल दिया क्लोरीन तो क्लोरीन आपको इसे समझना है। मैंने आपको बोल दिया जल तो जल आपको इसे समझना है कि नहीं है। यानी कि ये क्या संकेत है, ये क्या अणुसूत्र है ना, ये अणुसूत्र है। यौगिक का अणुसूत्र होता है, तत्व का संकेत होता है, इस बात को समझिएगा। तो संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया में प्रकट करने की विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों यही हुआ ना कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें कोई भी तत्व रहेगा, कोई भी यौगिक रहेगा, उसको संकेत हो गया ना, संकेत देखा ना, यहाँ भी संकेत ना है, यहाँ भी संकेत है कि नहीं है ना, बस वही बोल रहा है। संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया है ना, ये पूरा क्या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में प्रकट करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आप एग्जांपल समझिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, सूत्र क्या हुआ CaO, क्या आपने यहाँ लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं लिखा, नहीं ना लिखा, आप लिख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिख रहे हैं, अब प्लस जल H2O, प्लस क्या हुआ जल हुआ H2O। जब दोनों आपस में रिएक्ट किया, दोनों आपस में प्रतिक्रिया किया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कि नहीं बना दोस्तों, बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बना ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग भाखड़ा चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, भखरा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या होता है, जब मैग्नीशियम को, क्या है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है। जब मैग्नीशियम को यानी कि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है क्या दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या कैसा बनता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जानते हैं दोस्तों श्वेत लौ के साथ जलता है, कैसे जलता है, श्वेत लौ के साथ जलता है, यानी कि श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। कैसा दोस्तों जलता है, श्वेत लौ के साथ जलता है, श्वेत लौ के साथ जलता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड अनेकों बार पूछ चुका है, अनेकों बार, ठीक है। मैं जब आपको कराऊंगा पीवाई की नोट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि जब मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कलर कैसा होता है, श्वेत लौ होता है, श्वेत लौ के साथ जलता है और बाद में श्वेत चूर्ण उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। समझिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों रासायनिक समीकरण को आखिर निरूपित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण को हम लोग दिखाते कैसे हैं, हम लोग लिखते कैसे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए ना बताइएगा, सुनिए हम बताते हैं, उसको समझिए ध्यान से। रासायनिक समीकरण को निरूपित करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जानते हैं। देखिए ये अभिकारक है, पता है ना आपको, ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है, ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। अभी तुरंत ना मतलब बताया कि जो भाग लेते उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, जो बना उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो ये समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने का जो नियम होता है ना, ये बोलता है कि अभिकारकों को, ध्यान समझिएगा, अभिकारक है ना, अभिकारकों को, ठीक है ना, प्लस चिन्ह के साथ, कैसा है, प्लस चिन्ह के साथ, यानी कि जोड़ चिन्ह के साथ जो होता है ना,
तीर चिन्ह, ये तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह है ना, तीर चिन्ह के हमेशा क्या लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि अभिकारकों को जो होता है ना, अभिकारक को हमेशा क्या लिखना है दोस्तों, बाईं ओर लिखना है। हमेशा क्या लिखना है दोस्तों, बाईं ओर लिखना है, बाईं ओर लिखना है। कैसे लिखना है, तो प्लस चिन्ह के साथ लिखना है, जोड़ चिन्ह के साथ लिखना है। क्या लिखना है, जोड़ चिन्ह के साथ लिखना है, तीर चिन्ह के बाईं ओर। हो गया कि नहीं होगा, है ना, जोड़ चिन्ह बाईं ओर लिख दिया कि नहीं लिख दिया। फिर क्या दोस्तों, प्रतिफल, ये ना प्रतिफल आपका है, तो प्रतिफल को हमेशा कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, प्रतिफल को हमेशा कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे प्लस चिन्ह के साथ। खैर यहाँ तो एक बन रहा था इसलिए मैंने यहाँ प्लस चिन्ह नहीं दिया, ठीक है। यदि आपको एक से ज्यादा बनेगा तो वहां प्लस चिन्ह देना पड़ेगा, प्लस चिन्ह आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब प्लस चिन्ह आपको समझ में नहीं आएगा, सर क्या बता दे प्लस चिन्ह में, तो समझ में नहीं आ रहा, तो समझिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि सपोज करिए कि AgCl है आपका, एक और आ गया NaNO3 आ गया, सोडियम नाइट्रेट आ गया। जब दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, AgNO3 बन गया, है ना, AgNO3। अब प्लस बन गया, क्या बन गया, NaCl बना। अभी मैंने आपको बताया ना क्या बन गया, NaCl बन गया। तो ये बात समझिए, यहाँ AgCl था और NaNO3 था, तो यहाँ दिया ना मैंने प्लस चिन्ह, दिया कि नहीं दिया। अब प्रतिफल भी क्या बना, दुग बना, तो मैंने यहाँ भी क्या किया, प्लस चिन्ह दिया ना। तो बस वो बात आप समझ गया, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ, मुझे तो आपको समझना था, समझा दिया ना कि यहाँ भी प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, प्रतिफल को हमेशा क्या लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे, अभिकारक को हमेशा क्या लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे। इसके बाद जानते दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, दोनों ओर बैलेंस करना है, दोनों ओर क्या करना है, संतुलित करना। प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपको बराबर करना है, ठीक है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या करना है, बराबर करना है। यानी कि आपको इसके बाद क्या करना है दोस्तों, सभी को संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है, बराबर करना है, ठीक है, संतुलित करना होगा, ठीक है, संतुलित करना होगा। यानी कि दोनों ओर जो होता है ना, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जानते हैं दोस्तों, कभी कभी किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, उत्प्रेरक। अब बोलेगा सर ये उत्प्रेरक क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। उत्प्रेरक जो होता है ना, वह सब्सटेंस होता है, वह पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों, वह सब्सटेंस होता है, वह पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, और भाग लेगा नहीं लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, पूरी तरीके से बढ़ा देगा। इस बात को समझिएगा। जैसे कि आपकी सफलता में किताब क्या करता है, आपको मतलब कि ज्यादा मदद नहीं करता, लेकिन किताब की सहायता से आप पढ़ के क्या कर सकते हैं, अपने आप जो है ना उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आपको पहुंचना है। जिस प्रकार आपके पापा करते हैं, आपके पापा हर एक चीज में क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे, इनडायरेक्टली क्या करते हैं, मदद करते हैं। करना तो आप ही को काम है, लेकिन क्या करेंगे, वो हमेशा आपकी मदद करते हैं। लेकिन आप लोग उस बात को समझते नहीं है, पढ़ाई करेंगे नहीं, है कि नहीं है। तो पापा वहां क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, मम्मी वहां क्या काम कर रही है, उत्प्रेरक का काम कर रही है ना। मेहनत तो आपको करना है दोस्तों, मेहनत आपको करना, आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उत्प्रेरक का काम कौन कर रहे हैं, पापा, मम्मी, किताब, ये सब क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। मैं भी क्या हूं, आपको कहीं ना कहीं उत्प्रेरक का काम कर रहा हूं, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ दोस्तों, उत्प्रेरक ही हुआ, ठीक है। चलिए इस बात को समझ गया, ठीक है दोस्तों, संतुलित करना। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेरक का पता नहीं चल पाता है, तो उस उत्प्रेरक को क्या करते हैं, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक, ठीक है ना, उत्प्रेरक जैसे कि क्या क्या हो सकता है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है ना, कोई तत्व हो सकता है ना, कुछ हो सकता है। तो उत्प्रेरक को हम लोग, उत्प्रेरक को तीर चिन्ह के ऊपर, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी रासायनिक समीकरण को निरूपित कर सकते हैं। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, बताइए। यदि दिक्कत होगा तो आप सभी लोग एक काम कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रहा, क्योंकि ये बारूद शॉट होने वाला है ना, तबाही शॉट। ये हम जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला, पूरा कंसेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आखिर
रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे कि आखिर रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बेसिकली जो होता है ना, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरे को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझते हैं कि आखिर दोस्तों ये बात क्या कहता है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या बोलते हैं दोस्तों? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह जो होता है ना, तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है दोस्तों? समान होती है। उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आराम से दोस्तों समझिएगा, तीर चिन्ह के दोनों तरफ यानी कि दाएं भी और बाएं भी, अभी बताया ना आपको दाएं बाएं क्या होता है। तीर चिन्ह के दोनों तरफ दाएं भी और बाएं भी प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या क्या होगा दोस्तों? जब बराबर हो जाएगा तो आप उसको बोलेंगे कि यह जो समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि दोस्तों बराबर नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि यह जो समीकरण है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना? अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि सर जी बताए थे कि तीर चिन्ह होता है दोनों तरफ, यदि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो गया तो संतुलित हो गया, और बराबर नहीं हुआ तो असंतुलित हो गया। कितना सही से आप याद कर सकते हैं, है ना? देखिए एग्जाम्पल क्या होता है। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों क्या बोलता है, एक एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बन गया? जल बन गया। क्या मिलकर बन गया दोस्तों? जल बन गया। ठीक है, अब देखिए ये बराबर है कि नहीं है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। बताइए दोस्तों, इधर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 4 गो है ना, 4 गो, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, है ना, 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन 4 है। यहाँ देखिए तो क्या हाइड्रोजन 4 है? तो आप बोलेगा जी सर बिल्कुल है। 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं हुआ? 2 दूनी 4 हुआ ना? अरे बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है और 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है। ऑक्सीजन क्या यहाँ है? ऑक्सीजन 2 गो है। ऑक्सीजन कितना है? 2 गो है। और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इसका 2 मोल प्रेजेंट है, 2 मोलिकुल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है भले ही 1 है, लेकिन यहाँ 2 मोलिकुल्स प्रेजेंट है ना। ये 2 कहने का मतलब है कि इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि यह पूरी तरीके से बैलेंस है। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, ये पूरी तरीके से क्या दोस्तों? बैलेंस है। इसको देखते हैं दोस्तों, ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना। जब दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना? ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट बन गया, प्लस क्या दोस्तों बन गया? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो आप ये बताइए क्या यह संतुलित है? चेक करते हैं। देखिए इधर जिंक का एगो, यहाँ भी जिंक का एगो, यहाँ सल्फर का एगो, यहाँ सल्फर का एगो, यहाँ ऑक्सीजन का 4 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन का 4 गो, यहाँ हाइड्रोजन का 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? 2 है, यानी कि ये समीकरण भी क्या है? बिल्कुल तरीके से संतुलित है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? इसका एग्जाम्पल भी समझ गए। अब देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ जो होता है ना, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है दोस्तों? बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और आप इसे अच्छे से समझ गए भी होंगे, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है? लेड नाइट्रेट। क्या है दोस्तों? लेड नाइट्रेट। अब देखिए दोस्तों, आप लोग क्लास 9 सही से नहीं पढ़े होंगे तो ये तो थोड़ा दिक्कत करबे करेगा कि हम कैसे बता दे रहे हैं। खैर अभी आप ये सब छोड़िए, अभी एग्जाम में मेन फोकस करिए। ठीक है, पढ़ने के लिए आराम से बैठ के पढ़िएगा, कहिएगा तो मैं उसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि हम कैसे नामकरण करते हैं। फिलहाल आपको बस एग्जाम्पल सेट करना है कि हाँ ये असंतुलित है, बस आपको ये चेक करना है। तो जैसे कि लेड नाइट्रेट को मैंने जब तोड़ा तो क्या बन गया? लेड ऑक्साइड बन गया, प्लस क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस क्या हो गया दोस्तों? ऑक्सीजन गैस क्या हो गया दोस्तों? निकल गया ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत है? नहीं। अब सपोज करिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि लेड का एगो है, लेड एगो है, यहाँ लेड का एगो है, 2 गो है, देख रहे हैं ना, यहाँ लेड 2 गो है, क्या बैलेंस है? नहीं ना, यही काम गड़बड़ा गया। यहाँ लेड एगो, यहाँ लेड 2 गो, ये तक काम गड़बड़ा गया। फिर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन का एगो है एगो, यहाँ भी नाइट्रोजन एगो, चलो भैया नाइट्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का एगो 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 4 गो ना हुआ ऑक्सीजन, 2 गो यहाँ ऑक्सीजन, 2 गो यहाँ, 4 गो एगो यहाँ, 5 गो ऑक्सीजन हुआ। और यहाँ दिखेगा तो ऑक्सीजन का एगो 3 गो यहाँ 2 गो, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है दोस्तों? 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्या यह बैलेंस है? नहीं बैलेंस है।
यहाँ लेड भी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, तो यह बैलेंस नहीं है। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस कैसे करते हैं मैं इसको थोड़ा देर में बताऊंगा, अभी फिलहाल ये समझिए आप। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, यानी कि मैग्नीशियम के जब रिबन को हम जलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और कैसा मिलता है, तो श्वेत लौ के साथ जलता है और श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि खूब पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस है, देखिए तो मैग्नीशियम एक, यहाँ पे मैग्नीशियम एक, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों ऑक्सीजन कितना, 2 गो है, ऑक्सीजन कितना, 2 गो, और यहाँ का ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यानी कि ये बैलेंस आपका नहीं है, ये आपका बैलेंस नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप जो है संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण को अच्छे से दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं कुछ संतुलित रासायनिक समीकरण कि उसको कैसे करते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कि आखिर कैसे हम किसी भी समीकरण को संतुलित करेंगे। देखिए जैसा कि आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये जो रिएक्शन बता रहा है कि इसमें जिंक का 2 मॉलिक्यूल्स भाग लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। जब ये रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रतिफल क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ जिंक का कितना मॉलिक्यूल है दोस्तों, जिंक का यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ जिंक का कितना मॉलिक्यूल्स है, यहाँ जिंक का केवल 1 मॉलिक्यूल्स है, तो क्या यह संतुलित है, तो आप कहिएगा सर ये बिल्कुल भी संतुलित नहीं है, नहीं ना है। तो चलिए इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको वह तरीका बताता हूं जो एनसीईआरटी फॉलो करता है, उसके बाद मैं अपना तरीका बताऊंगा। जब मैं अपना तरीका बताऊंगा यह आपका स्मार्ट अप्रोच होगा और इसकी सहायता से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लॉन्ग तरीका को देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि ये इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अभिकारक, और इसको बोलते हैं प्रतिफल, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल। ये होता है बायां पक्ष, ये होता है दोस्तों दायां पक्ष, होता है कि नहीं होता, ये होता है बायां पक्ष और ये होता है आपका दायां पक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करता है, उसमें बताया गया है कि लिखता है बायां पक्ष, क्या लिखता है, बायां पक्ष यानी कि बायां साइड, क्या लिखता है, बायां पक्ष यानी कि बायां साइड, और इसको लिखता है दायां पक्ष यानी कि दायां साइड, लिखता है ना, दायां पक्ष यानी कि दायां साइड, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा। बायां पक्ष में कौन कौन सा तत्व है, तो आप बोलेगा सर यहाँ जिंक है, बायां पक्ष में आपका बोले तो जिंक है, जिंक के बाद क्या आता है दोस्तों, हाइड्रोजन है, फिर क्या दोस्तों, सल्फर है, फिर क्या दोस्तों, ऑक्सीजन है। यही सब ना एलिमेंट है। यहाँ आपने क्या किया, तत्व का नाम लिखा, यहाँ था जिंक तो जिंक यहाँ भी है, यहाँ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, सल्फर है दोस्तों यहाँ तो सल्फर उधर भी मिलेगा, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। मैंने क्या किया, सभी तत्वों को नाम पे सजा लिया, जितना भी तत्व दिया गया था, जिंक था जिंक सजाया, हाइड्रोजन था हाइड्रोजन सजाया, सल्फर था सल्फर सजाया, और ऑक्सीजन था ऑक्सीजन सजाया। अब देखते हैं कि बायां पक्ष में जिंक कितना है, तो बायां पक्ष में जिंक आपका 2 है ना, बायां पक्ष में जिंक कितना है, 2 है। दायां पक्ष में कितना है दोस्तों, 1 है, दायां पक्ष में कितना है, 1 है। यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बायां पक्ष में कितना है दोस्तों, तो हाइड्रोजन 2 है, और इधर कितना है दोस्तों, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन बोले तो 2 दिया गया ना 2। इसके बाद देखेंगे दोस्तों सल्फर, तब बायां पक्ष में सल्फर कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिखा। इधर भी सल्फर कितना है, इधर भी सल्फर 1 है, मैंने इसको 1 लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो तत्व जिस प्रकार बता रहा है ना, मैं ठीक वैसे ही काम कर रहा हूँ, मैं कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, जो बता रहा है मैंने बस वही लिखा। आप भी वैसा काम करिएगा, आपको भी जब सॉल्व करना होगा तो इस प्रकार से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका ऑक्सीजन कितना है दोस्तों बता रहा है, इधर 4 ऑक्सीजन बता रहा है, तो यहाँ मैंने 4 लिखा, और यहाँ कितना ऑक्सीजन बता रहा है, यहाँ बोले तो अभी यहाँ भी आपका 4 ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखना है कि इसमें कौन कौन बराबर है और कौन कौन बराबर नहीं है। आपको जब देख के आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ हाइड्रोजन बराबर है ना, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी है, सर यहाँ सल्फर बराबर है क्योंकि सल्फर 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, सर यहाँ ऑक्सीजन 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, यानी कि ये तीनों बराबर है। बराबर कौन नहीं है, तब बराबर आपका जिंक नहीं है। कौन नहीं बराबर है, तो जिंक नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि बायां पक्ष में जिंक 2 है और दायां पक्ष में जिंक कितना दोस्तों, 1 है। अब दोस्तों ये बराबर नहीं ना है, तो आपको बराबर करना होगा। आपको क्या करना है, बराबर करना। अब कैसे करेंगे देखते हैं। यदि बायां पक्ष में जिंक 2 है, दायां पक्ष में जिंक 1 है, बराबर कैसे हो सकता है, तो सोचिए आप सभी लोग, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कैसे बराबर हम कर सकते हैं।
तो बोलिएगा सर यदि यहाँ 2 है, यदि हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, 2 से यदि गुना कर देते हैं, यदि जिंक में दाएं तरफ 2 से गुना कर देते हैं तो इधर भी 2 जिंक हो जाएगा और इधर भी 2 जिंक हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो चलिए आपका बात को मान के हम फॉलो करते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमने 2 से गुना करेंगे, कहाँ गुना करना है? जिंक में। तो जिंक यही ना है, यही ना जिंक है, तो क्या यहाँ जिंक से गुना करेंगे? नहीं, ये जो जिंक है, जिंक सल्फेट एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। जिंक सल्फेट क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे गुना करना है दोस्तों, तो हमें 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 हम लगा रहे हैं तो जिंक अकेला नहीं ना है, जिंक अकेला नहीं है, जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट एक यौगिक के तौर पर प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल से गुना कर देते हैं। अब जब जैसे आप 2 मॉलिक्यूल से गुना करिएगा तो देखेंगे कि जिंक का दोस्तों हो गया 2 गो। जिंक कितना हो गया दोस्तों? 2 गो। जिंक हो गया ना 2 गो, तब मिटा के लिख देते हैं इसको। जिंक हो गया दोस्तों आपका 2 गो जिंक हो गया ना। अब देखिएगा जैसे जिंक 2 हो रहा तो सल्फेट क्या दोस्तों हो रहा? सल्फेट भी आपका 2 हो जा रहा, देख रहे हैं ना। यहाँ सल्फेट, यहाँ 2 गुने 1 हो रहा है ना 2, यानी कि सल्फेट भी क्या दोस्तों हो रहा है? सल्फेट भी आपका 2 हो रहा है, यानी कि फिर आपका सल्फेट क्या हो गया? 2 हो गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले कितना था? 4 ना था, अब कितना हो गया? 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। यहाँ 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि हमने केवल जिंक को बराबर किया, इसके लिए इतना ज्यादा चेंजिंग हो गया, देख रहे हैं ना। यानी कि आपकी एक गलती जो होती है ना, कभी कभी कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कि हमने केवल जिंक में 2 से गुना किया तो यहाँ सब बदल गया। बदला कि नहीं बदला? अब देखते हैं कि आपको इससे बराबर करना है, झंझट तो बढ़ गया ना, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों कि जिंक देखिए 2 और 2 बराबर हो चुका है दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन में 2 बराबर है ना, बराबर है ना हाइड्रोजन। लेकिन सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है ना। सल्फर यहाँ 1, यहाँ 2। ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ 2। ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ 2। अब कैसे बराबर करेंगे? तो आप सोचिएगा ध्यान से। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 2 है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है। अब सपोज करिए कि कहाँ भैया? यहाँ, यही ना है। सल्फर 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, है ना। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों? सल्फर 1, ऑक्सीजन आपका सल्फर 1 यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ 8। अब बराबर करना तो क्या करेंगे? अब देखिए दोस्तों, यहाँ 2 यहाँ 1 है ना, बराबर करने के लिए हम यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ 4 यहाँ 8 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। यानी कि जैसे हम इधर 2 से गुना करेंगे, आपका सल्फर भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तो मेरा बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ, यही ना सल्फ्यूरिक एसिड है, यही ना सल्फर ऑक्सीजन है ना। तो 2 से गुना करना है, 2 से गुना हम यहाँ कर दिए, 2 से यहाँ हम गुना कर दिए, कोई दिक्कत है? हमने 2 से वहां गुना कर दिया। तो देखिएगा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों? 4। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? बायां पक्ष में हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? बायां पक्ष में हाइड्रोजन 4 हो गया। सल्फर देखते हैं, तो सल्फर दोस्तों 2 हो गया, सल्फर यहाँ भी 2 है, सल्फर यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन देखते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ भी दोस्तों आपका बोले तो 8 हो गया और यहाँ भी दोस्तों आपका 8 हो गया। यानी कि सब बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं रहा, बैलेंस नहीं रहा। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब देखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन यहाँ ना है, हाइड्रोजन यहाँ तो आपका 4 मोलिक्यूल्स हो गया, और यहाँ कितना 2 मोलिक्यूल्स है, यहाँ 4 मोलिक्यूल्स, यहाँ 2 मोलिक्यूल्स। मैं क्या करता हूँ? यहाँ 2 से गुना कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? यहाँ 2 से गुना कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया? यहाँ 2 से गुना कर दिया। जैसे हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, यह समीकरण पूरी तरीके से क्या हो गया दोस्तों? संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित हो गया। देख रहे हैं ना, जिंक 2, इधर भी जिंक 2, हाइड्रोजन इधर भी 4, हाइड्रोजन इधर भी 4, सल्फर यहाँ भी 2, सल्फर यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 8, यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 8 हो गया। इस प्रकार से क्या हो दोस्तों? यह पूरी तरीके से संतुलित हो गया, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों लॉन्ग तरीका जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन मैं इससे भी आपको स्मार्ट तरीका बताता हूं। यदि दोस्तों आप समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, बैक में जाकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे जरूर यस और नो बताइएगा, मैं आपको दूसरा कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। इससे कोशिश करूंगा कि मैं आपको इससे भी और अच्छा से समझाऊं, ठीक है। हाँ, चलिए अब मैं आपको अपना तरीका, सबसे स्मार्ट तरीका बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये लॉन्ग तरीका है, मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। देखिए दोस्तों, आपका जो रिएक्शन क्या था उसको पहले ध्यान दीजिएगा। आपका रिएक्शन क्या था? 2Zn था, प्लस क्या था? H2SO4 दिया गया था, तीर का चिन्ह दिया गया था, इधर था ZnSO4 था, अब प्लस क्या था? H2, यही ना था। बस आपको कुछ नहीं करना, आप बस रिएक्शन को देखिए। यहाँ जिंक है 2 मॉलिक्यूल्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक सल्फेट है, यहाँ हाइड्रोजन है, बस इतना देख लिया ना।
अब देखिए इधर कई गो जिंक है, 2 गो जिंक है। आपको प्रत्येक तत्व को बराबर करना है, प्रत्येक तत्व को बराबर करना है। तो यहाँ जिंक कई गो, 2 गो, यहाँ जिंक कई गो, 1 गो, यहाँ जिंक कई गो, 2 गो, यहाँ जिंक कई गो, 1 गो। आप 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे ना। देखिए तो 2 जिंक हो गया, बोलिए 2 जिंक हो गया, इधर भी 2 जिंक, इधर भी 2 जिंक, इधर भी 2 जिंक, इधर भी 2 जिंक। अभी बताइएगा दोस्तों, जब यहाँ 2 जिंक हो गया, अब देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड कई गो है, 1 गो है, कहेगा ना 1 गो है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड कई गो दोस्तों, 2 गो है, समझ में आ रहा ना। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड 1 गो, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 4 गो, यहाँ ऑक्सीजन 8 गो। अरे 4 दूना 8 हुआ है कि नहीं है, 8 गो। यहाँ सल्फर सल्फर का गो है, 2 गो। तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ क्या क्या है, मैंने 2 से गुना किया। अब देखिएगा जैसे ही यहाँ 2 से गुना करेंगे तो सल्फर 2 हो गया, तो यहाँ भी सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 8 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 8 हो गया, यानी कि ये बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कई गो दोस्तों, 4 गो। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गो। इधर कई गो हाइड्रोजन है, 2 गो है ना। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, देखिए तो 4 हो गया, देखिए तो बैलेंस हो गया पूरा। इधर जिंक 2, इधर जिंक 2, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ सल्फर 1, यहाँ सल्फर 2 और यहाँ भी सल्फर 2, यहाँ ऑक्सीजन 8 और यहाँ भी ऑक्सीजन 8। आराम से आप सोल्व कर लेंगे, लिखने का कोई झंझट ही नहीं, लिखने का कोई झंझट नहीं, ठीक है। चलिए एक और आपको केमिकल रिएक्शन देते हैं, उसको मैं और तरीके से समझाता हूँ। एक और तरीका क्या, Fe+H2 है ना, Fe+H2 यानी कि लोहा जब भी जो होता है ना वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। वाष्प मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो क्या बनता है दोस्तों, Fe3 बनता है, O4 बनता है, और प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। क्या यह केमिकल रिएक्शन संतुलित है, पहले ये बताइए। यदि हम क्वेश्चन दे दिए हैं तो आप वीडियो पॉज करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो मैं समझिए मैं कैसे बता रहा हूं। आप ये समझिए कि यहाँ Fe+4, यहाँ Fe+H2 है, और ये बता रहा है Fe3O4+H2 बता रहा है ना। अब हमको क्या करना है, संतुलित करना है, क्योंकि ये संतुलित है नहीं, क्योंकि यहाँ 1 फेरस है, यहाँ 3 फेरस है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। क्या बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। अब हमको बैलेंस करना है। अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना स्मार्ट तरीका, लॉन्ग तरीका से चलिएगा तो दिक्कत है, ठीक है। लॉन्ग तरीका बहुत लंबा चल जाता है, आपको मैं समझाने के लिए तरीका बताया हूं, लेकिन आपको चलना इसी प्रकार से, ठीक है। देखिए यहां देखिएगा, यहाँ फेस कितना है दोस्तों, 3 है, यहाँ फेस कितना दोस्तों, 1 है, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 1, क्या बराबर है, नहीं। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, कभी भी यहाँ गुना करना मोल के तौर पर। तो 3 से गुना किया तो हो गया, 3 फेस हो गया, यहाँ भी आपका फेस 3 हो गया ना। अब सोचिए ध्यान से, यहां देखिएगा हाइड्रोजन कितना दोस्तों, 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 गो। चलिए ये तो बैलेंस है, ये तो बैलेंस है, लेकिन हमें अब ऑक्सीजन को देखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 1, क्या बराबर है, तो आप बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। तब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम 4 से गुना करेंगे, यहाँ 4 से गुना करेंगे यहाँ, तो ऑक्सीजन हो गया 4, देखिए तो ऑक्सीजन 4 पूरा गया, पूरा ऑक्सीजन 4 पूरा ना। अब देखिएगा ध्यान से, और लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 8 हो। हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों, 8 हो, 4 दूनी 8 हो, हाइड्रोजन आपका 8 हो गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से यह जो है आपका रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। बैलेंस करना अत्यंत ज्यादा आवश्यक होता है, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना अत्यंत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेवोजियर ने बताया था, लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम दिया था और बताया था कि कोई भी तत्व जो होता है ना, कोई भी तत्व जितना ग्राम में भाग लेता है ना, उतना ही ग्राम में क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब यही है कि कोई भी तत्व की जितनी मात्रा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है ना, उतनी ही मात्रा में क्या होता है, उसका निर्माण होता है, उतनी मात्रा में क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आप इसे बोल सकते हैं, कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आप इसे बोल सकते हैं कि अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान नियत होता है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक होता है H2 होता है प्लस O2 होता है, इक्वल टू लिख सकते हैं H2O लिख सकते हैं। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, तो फिर यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखिए 2 गो ऑक्सीजन है, 4 गो हाइड्रोजन, उड़ गया ना। अब देखते हैं द्रव्यमान इसका कांस्टेंट है कि नहीं, ये चेक करके मैं बताता हूँ, ठीक है। द्रव्यमान कांस्टेंट है कि नहीं, तो आप जानते हैं दोस्तों कि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 ग्राम होता है कि नहीं होता। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया, और कितना मोलिक्यूल्स है, 2 मोलिक्यूल्स है, तो टोटल कितना ग्राम हो गया, 4 ग्राम हो गया, हुआ ना 4 ग्राम। अब देखिएगा ऑक्सीजन
एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 ग्राम। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो हो गया कितना दोस्तों 32 ग्राम, हुआ ना 32 ग्राम। अब देखिएगा जब आगे चलेंगे, अब देखिएगा वाटर ना है, ये वाटर है H2O, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 2 ग्राम होता है। अरे भैया एक होता है, ये 2 मोलिक्यूल्स ना है। अरे एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा कि नहीं होगा। ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 18 ग्राम, हुआ ना 18 ग्राम। 18 ग्राम है, कितना मोल से 2 मोल से, तो 18 गुना 36 हो जाएगा। अरे होगा 36, समझ में आ रहा है। नहीं तो समझिए कि वाटर का भार कितना होता है 18 होता है। आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, वाटर का भार कितना होता है 18 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो बस ये समझिए, तो H2O यानी कि 18, 2 मोलिक्यूल्स है तो मैंने 2 से गुना कर दिया। अब आप सबको जोड़िएगा तो ये कितना दोस्तों 36 ग्राम है। आइए देखिए तो 36 ग्राम है कि नहीं है, यानी कि दोनों बराबर। तो आप क्या समझे, यही बताया था लिवोजियर नामक एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट था, बताया था कि जितनी मात्रा में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, जितनी मात्रा में कोई भी तत्व या यौगिक भाग लेता है ना, ठीक उतने ही मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ठीक उतने ही मात्रा में वो पदार्थ का निर्माण होता। यानी कि द्रव्यमान नियत रहता, द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है, जितना मात्रा में भाग लेगा उतना ही मात्रा में निर्माण होता। यही बताया था लिवोजियर ने, ठीक है। इसी कारण से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का नियम का पालन हो पाए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ तक ले, ये समझ गए आप सभी लोग। चलिए एक 2 और एग्जांपल बताता हूं ताकि आपका और पूरे तरीके से कंसेप्ट क्या हो जाए, पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तब तक आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम कितना बड़ा पूछता भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये कुछ 3 और क्वेश्चन मैंने बताया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप केवल इसी का रिविजन अच्छे से कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई काटने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, बस आपको मन लगा के यही पढ़ना, कहे ना कि ये 1 शॉट वीडियो में मैं आपको पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा। बस आप लोग सही से समझ जाए और सही से पढ़ जाए, तब का बात है। आपका एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल नहीं, आपको संतुलित करना है। ठीक है, बोल क्या रहा है ना, बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, जब आपस में रिएक्ट किया तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया ना। इसको बैलेंस करना है, तब बैलेंस करने का मैं जो स्मार्ट तरीका बताऊं आपको, वही स्मार्ट तरीका फॉलो करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे। इधर बेरियम एगो है, क्या बोलते हैं स्मार्ट तरीका में, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व में एक बेरियम तत्व है, एक क्लोरीन तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है, एक सल्फर तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है ना। तो वही तत्व सेम टू सेम इधर मिलेगा। तो देखिए बेरियम जो इधर एगो है, इधर भी बेरियम एगो है ना, बैलेंस है ये। ठीक है, इधर क्लोरीन कितना दोस्तों, क्लोरीन 2 है, और इधर क्लोरीन कितना 1 है। यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1, क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं ना, तो इसको बराबर करना है। यहाँ 2, यहाँ 1, तो यदि हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। देखिए तो क्लोरीन होगा बराबर। देखिए तो क्लोरीन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। अरे बोलिए जल्दी, हुआ ना क्लोरीन 2, यानी कि चलिए इसको मैंने बराबर कर लिया। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 गो, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 गो, है ना। ये बैलेंस है कि नहीं है, जल्दी बताइए, है ना बैलेंस। यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। अब देखिए सल्फर यहाँ भी 1, सल्फर यहाँ भी 1, है ना। सल्फर यहाँ भी 1, सल्फर यहाँ भी 1, ऑक्सीजन यहाँ भी 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 4, यानी कि ये क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया, हुआ ना बैलेंस। तो बस क्या बोले, ये स्मार्ट तरीका, आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में प्रत्येक तत्वों को बराबर कर सकते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण को चुटकी बजा के, इसे चुटकी बजा के इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये क्या नाइट्रिक एसिड है, ये क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये नाइट्रिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल बन रहा है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए तो दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन कितना 1 है ना, एक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 है, अरे है 2 गो, एगो 3 गो, 2 1 3 गो, 2 1 3 गो। यहाँ कितना दोस्तों 2 है, यहाँ कितना दोस्तों 2 है, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक काम करते दोस्तों, यहाँ हम 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना कर दिए ना, 2 से गुना किया ना, वाला बात समझिएगा। जैसे 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हुआ हाइड्रोजन, बताइए जल्दी से ना, 4 हुआ, ये बताइएगा। यहाँ 2 है, ये है, यहाँ 2 है, यदि यहाँ 2 और मिले तो 4 पुर जाएगा, जल्दी बताइए। यदि यहाँ 2 है, यदि 2 यहाँ ले लेते तो 4 पुर जाएगा ना, तो हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, बात समझिएगा, 2 से गुना करते हैं, ध्यान समझिएगा पहले मेरी बात को। अब देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हुआ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन पुर गया, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस हुआ ना, बात समझिएगा ध्यान से। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन कितना 2 गो,
नाइट्रोजन कितना है, 2 गो, अरे है 2 गो। यहाँ देखे तो नाइट्रोजन कितना, 2 गो है ना, 2 गो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना 2 गो, यानी कि नाइट्रोजन पूरी तरीके से बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना, 3 दूनी 6 गो है, 3 दूनी 6, बात समझ में आ रहा ना। ऑक्सीजन कितना, 6 गो, यहाँ कितना ऑक्सीजन, 2 गो, तो 6 2 8 हुआ। अरे 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 8 गो हुआ। इधर देखते ऑक्सीजन कै गो है, यहाँ देखिए तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 गो यहाँ हो गया, 2 गो यहाँ हो गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ और 2 गो यहाँ, यानी कि 8 ऑक्सीजन इधर भी है और 8 ऑक्सीजन यहाँ भी है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, अब चलिएगा, कैल्शियम यहाँ कितना, 1 गो, कैल्शियम यहाँ कितना, 1 गो, यानी कि पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, चुटकियों में हो गया सोल्व, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, फिर देखिए NaOH प्लस H2SO4 बोलता है ना, NaOH प्लस H2SO4 बोलता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ बना सोडियम सल्फेट प्लस जल, ये ना बना सोडियम सल्फेट प्लस जल बना। अब सपोज करिएगा यहाँ Na है, Na2SO4, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 1 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम, यहाँ 1 सोडियम। अब बताइएगा इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना सोडियम बैलेंस होगा। यहाँ 2 सोडियम हो गया, यहाँ भी 2 सोडियम हो गया ना। अब देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया दोस्तों, 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, 4 2 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है ना, 4 2 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है ना। अब क्या कर सकते हैं ये बताइए मुझे, अब कैसे बराबर होगा, ठीक है, 6 ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है, 6 ऑक्सीजन हो गया, तो देखते इधर यहाँ 4 गो तो ऑक्सीजन आपका दिए हैं, 4 गो दिया है ना, यहाँ 1 गो 5 गो है, यदि यहाँ 2 से गुना कर देते हैं तो देखिए तो 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 गो 6 गो हो गया, बताइए तो हो गया 6 गो पूरा ना, 6 गो पूरा। यहाँ 2 से इसलिए नहीं गुना किए हैं क्योंकि यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 गो हो गया ऑटोमेटिक। अब देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन गिनते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों, 2 गो, और 2 गो कितना हो गया, 4 गो। क्या इधर हाइड्रोजन 4 है, हाँ दोस्तों बिल्कुल 4 है, देखिए तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया ना। अब देखिएगा दोस्तों सल्फर यहाँ भी एक है और सल्फर यहाँ भी एक है। इस प्रकार से यह समीकरण में क्या हो गया, पूरी तरीके से संतुलित हो गया। आपका है ना, आप बहुत ही आसान तरीके से जो मैं तरीका बताया हूँ, यदि इस तरीका को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी रासायनिक समीकरण को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब चलते आगे की तरफ और देखते विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ये सबको देख रहे हैं अच्छे से और समझते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मैं मिटा देता हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो अब चलते और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, जिसमें से पहला रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है दोस्तों, संयोजन। संयोजन का मतलब दोस्तों होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो चीज का आपस में जुड़ जाना, क्योंकि नाम है संयोजन यानी कि जुड़ना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको समझते क्या कि बोलता क्या, ये बोलता है कि वैसा अभिक्रिया, क्या दोस्तों, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं ना, मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या करेगा, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। इसी को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। संयोजन यानी कि जुड़ जाना, यानी कि सपोज कर सकते हैं कि एगो एक्स रहेगा, एगो वाई रहेगा और मिलकर क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्स वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्स वाई बन जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया में दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी रहेगा ना, तो आपको अभिकारक में एक, दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा। क्या रहेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्रतिफल बनता है ना, वो हमेशा अकेले रहता है। प्रतिफल क्या होता है दोस्तों, हमेशा अकेले रहेगा। आप कॉमन कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई क्या है, दो यहाँ पदार्थ है और मिलकर बना एक पदार्थ। समझ गए दोस्तों, यहाँ क्या रहा, जुड़ रहा है ना, संयोजन हो रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने बताया है। क्या एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कली चूना जो होता है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है दोस्तों चूना पत्थर। क्या बन जाता है, चूना पत्थर, जिसे CaCO3 कहते हैं। देख रहे हैं ना, दो पदार्थ मिला तो केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है। फिर देखते दोस्तों, नाइट्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। देख रहे हैं ना, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। फिर दोस्तों देखते हैं कि C+O2, ठीक है ना, C+O2 यानी कि कार्बन जो होता है ना, जब ऑक्सीजन के साथ से जलता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये भी क्या दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया है।
फिर दोस्तों देखते हैं जब मैग्नीशियम के एक फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये कैसा चूर्ण होता है दोस्तों, श्वेत, याद रखिएगा श्वेत चूर्ण होता है। कैसा होता है, श्वेत चूर्ण होता है। इस बात को गांठ मान के याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। तो 2Mg प्लस O2 मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यहाँ दो पदार्थ है, इसके बाद बना एक पदार्थ, तो ये क्या दोस्तों है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इस बात को समझ गए, ये आपका था संयोजन अभिक्रिया। बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए इसको VVI नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों एक तो जानते हैं संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद कर लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी 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 अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। इसी कारण से मैंने संयोजन के ठीक तुरंत बताया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन क्या है इसको समझते हैं। ये बोलता है ना वैसी अभिक्रिया, क्या दोस्तों, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है, उष्मा का त्याग होता है। उष्मा मतलब ऊर्जा, उष्मा का मतलब क्या दोस्तों, ऊर्जा, ठीक है। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया हो जाएगा ना तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलता, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब सपोज के दोस्तों आप कोयला को जला रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कोयला को जब जला रहे हैं तो जलाने से निकलता ना उष्मा, देखते हैं ना आग लग जाता है, तो भी तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का रूप है, वो भी क्या है, ऊर्जा का रूप है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो वही बोलता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, देखे ना कली चूना, आप लोग कभी कभी घर की या घर के जो दीवार होते हैं ना उसकी पुताई करने के लिए बाजार से चूना लाते होंगे, लाते हैं कि नहीं लाते हैं, उस चूना को लाते हैं और पानी में डालते हैं, देखते हैं ना, कभी ना कभी आप लोग कॉमन किए होंगे। तो उस कली चूना को उठा के लाते हैं और पानी में डालते हैं, तो देखिएगा पानी में जैसे डालते हैं ना पानी गर्म हो जाता है और तुरंत एकदम खौलने लगता है। कुछ समय के बाद क्या हो दोस्तों, खौलने लगेगा, पूरा इतना गर्म हो जाता है ना कि आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ भी जल जाएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, समझ सकते हैं। तो क्या दोस्तों, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब आपका हाथ जल रहा है ना, वो गर्म हो रहा है, यानी कि उष्मा निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, तो वो क्या दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात समझ में आया कि नहीं है। देखिए वही एग्जाम्पल मैंने बताया है, जो आप चूना लाते हैं ना बाजार से, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जैसे जल में डालेंगे, H2 में डाल दिए तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब भारी मात्रा में उसमें निकलता है जिससे आपका हाथ भी जल सकता है, पूरा पानी खोलने लगता है, वही बता रहा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये क्या दोस्तों, श्वसन का मैंने क्या लिखा है, श्वसन का बोले तो मैंने एक समीकरण लिखा है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये क्या होता है ना, ग्लूकोज, क्या दोस्तों, ग्लूकोज। ये क्या दोस्तों, ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, प्लस जल बनाया, प्लस क्या दोस्तों, ऊर्जा मुक्त कर रहा है। क्या मुक्त कर रहा है, ऊर्जा मुक्त कर रहा है, ऊर्जा मुक्त कर रहा है। इसी की सहायता से हम कोई भी काम कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या समझे, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन दोस्तों क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब दोस्तों जानते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, थोड़ा इसको हम अच्छे से आपको बता देते हैं क्योंकि ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि दोस्तों हम लोग खाना पीना खाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, है ना, रोटी हो गया, ये सब जो खाते हैं, तो खाने के बाद दोस्तों हम जैसे चबा चबा के बढ़िया से खाते हैं, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारे ग्रास नली के साथ जाता है, आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, और वहाँ भोजन का पाचन होता है। भोजन को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ना, देखते हैं मुंह से पूरा चबाएंगे तो टूट जाता है। इसके बाद वो जाएगा हमारे बॉडी में, छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, और वहाँ उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, खनिज लवण हो गया, वसा हो गया, उन सब में तोड़ के उसको निकाल जाता है, ठीक है। वहां से फाइनली में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, ग्लूकोज मिलता है, क्योंकि हमारे एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। और यह ग्लूकोज जाता है, यह ग्लूकोज गया कोशिका में, ठीक है। और यहां से हम जो सांस ले रहे हैं, लेते हैं ना सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने से ऑक्सीजन गैस अंदर जाता है, तो यही ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, और इसी ऊर्जा की सहायता से हम बोल रहे हैं और आप कोई काम को कर पाते हैं। यानी कि ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तब ना हम कोई काम कर रहे हैं। यदि ऊर्जा का निर्माण नहीं होता तो क्या हम कोई काम कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ ग्लूकोज जो होता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है, और इसी ऊर्जा की सहायता से हम कोई भी काम को कर पाते हैं। इसीलिए श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, चलिए यही बता इसका आंसर, ठीक है। ये बात समझ गए, इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों,
प्राकृतिक गैस समझते हैं ना, प्राकृतिक गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक गैस होता है। देखिए तो मीथेन को जब भी हम ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं, यानी कि प्राकृतिक गैस को जब जलाते हैं ना, तो वहां भी भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, फिर जल बनता है, और प्लस क्या निकलता है दोस्तों, ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का त्याग होता है। ये तीनों एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों एग्जाम्पल को अपने माइंड में अच्छा से सेट कर लेना। ठीक है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, ये दोनों क्लियर हो गया। आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ गए तो बहुत अच्छा बात है। चलते दोस्तों और देखते हैं अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन का नाम क्या दोस्तों? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया तो देख चुके अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या कहता है? ठीक है दोस्तों, यह अभिक्रिया बोलता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अभिक्रिया के बाद क्या होता है, टूट कर जो होता है ना, छोटे छोटे पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि एक बड़ा पदार्थ होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाता हूं। देखिए, वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि x प्लस वाई मिलके क्या बन जाएगा, एक्स वाई, तो ये जुट रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। और सपोज करिए एक्स वाई रासायनिक अभिक्रिया के बाद टूट गया, अब बन गया x प्लस वाई। क्या बन गया दोस्तों, x प्लस वाई। तो देख रहे हैं ना, एक बड़ा पदार्थ अभिक्रिया के बाद टूट गया, तो इसे बोलेंगे वियोजन। वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोग होना। वियोग का मतलब टूटना। जैसे समझ सकते हैं कि कोई लड़का है, उसकी यदि गर्लफ्रेंड जो होती है छोड़ के चल जाएगी, तो लड़का क्या होगा, वियोग में चल जाएगा, है ना, उदास हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक वहां भी क्या हो रहा है, टूट रहा, तो यहां भी क्या हो रहा है, टूट रहा। ठीक है, तो वियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, टूटना। क्या होता है दोस्तों, टूटना। समझ गया ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो ना आगे बढ़े। ठीक है, देखिए अब क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, CaCO3 है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो CaCO3 है ना, जब इसको तोड़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बाद टूट जाता है। कैसे टूटता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है। देखिए ना, टूट गया ना, एक बड़ा यौगिक टूट गया ना, तो इसे बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगला बोलता है FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O, इसे हरा कशिश बोलते हैं। कैसा बोलते हैं दोस्तों, हरा कशिश बोलते हैं, हरा कशिश। इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये टूट जाता है और बन जाता है FeSO4 प्लस 7H2O, ये बन जाता है। और इसका हरा रंग क्या होता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है। हरा रंग क्या होता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टूट गया ना, दो पार्ट में टूट गया, बड़ा यौगिक था, टूट गया कि नहीं टूट गया। फिर अगला बोलता है फेरस सल्फेट, FeSO4, है ना, बड़ा कंपाउंड है, फेरस सल्फेट FeSO4। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, देख रहे हैं ना, 3 पार्ट में टूट गया। एक था, टूटा कितना पार्ट में, 3 पार्ट में टूटा। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, Fe2O3 हो गया, प्लस SO2 हो गया, और प्लस क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोले तो SO3 हो गया। इस प्रकार से आप वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी रहेगा अभिकारक में आता है एक बड़ा यौगिक रहेगा, और प्रतिफल में क्या रहेगा, एक से ज्यादा यौगिक या तत्व रहता है। ठीक है दोस्तों, समझ गया। ठीक है दोस्तों, अब देख चलते हैं आगे। अगला जानते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक वैसे ही वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा से मैं आपको बताता हूं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या दोस्तों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देख रहे हैं ना, ऊष्माशोषी का मतलब होता है दोस्तों ग्रहण करना, शोषी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रहण करना। शोषी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रहण करना। ठीक है, तो ये बोलता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का ग्रहण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का ग्रहण किया जाएगा, ऊष्मा का ग्रहण होगा, या ऊष्मा के द्वारा अपघटित हो जाती है, या ऊष्मा के द्वारा यह टूट जाती है, या कोई ना कोई रूप में बदल जाएगी, कोई ना कोई रूप में बदल जाएगी या टूट जाएगी। इसी को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कोई दिक्कत दोस्तों, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ना, क्योंकि शोषी तो मतलब अवशोषण, अच्छे भी मतलब त्याग करना, शोषी मतलब ग्रहण करना, यानी कि ऊष्मा का ग्रहण करना, या कहने का मतलब है कि ऊष्मा के द्वारा अपघटित हो जाएगा, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये है दोस्तों लेड नाइट्रेट। क्या दोस्तों, लेड नाइट्रेट PbNO3 होता है। ठीक है दोस्तों,
जैसे हम इसमें उष्मा डालेंगे, उसमें यानी कि ताप डालेंगे, उष्मा डालेंगे यानी कि ताप डालेंगे, तो दोस्तों ये लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या दोस्तों? लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। प्लस जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और प्लस दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस को क्या करता है? मुक्त करता है। जानते हैं दोस्तों ये अपना रंग बदल लेता है, जो होता है ना ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसका अपना रंग बदल जाता है और ये इसका कलर कैसा होता है दोस्तों? भूरा बन जाता है। कैसा बन जाता है? भूरे रंग का धुआं निकलता है। भूरे रंग का क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, इसका कलर हो जाता है भूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये है नाइट्रोजन, ये जो होता है ना ऑक्सीजन साहब के साथ क्या होता है? रिएक्ट करता है ऊष्मा की उपस्थिति में, तो बन जाता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि 2NO बन जाता है। अब प्लस क्या होता है दोस्तों? -43 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, -43 किलो कैलोरी। अब सोचिएगा सर यहाँ -43 किलो कैलोरी क्यों लगा? देखिए दोस्तों यदि यहाँ माइनस लगा रहेगा ना तो समझिएगा कि यह जो है ना, यह जो प्रक्रिया हो रही है इसमें इतना जो एनर्जी है ना यह ग्रहण कर रहा है। इतना एनर्जी क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। जब भी कोई एनर्जी ग्रहण करता है ना तो माइनस से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करेंगे? माइनस से इंडिकेट करेंगे। माइनस का अर्थ होता है कि वह ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। आप प्लस लगाएंगे तो क्या समझिएगा? ऊर्जा का त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? एक दोस्तों और ध्यान दीजिएगा, जानते हैं साग सब्जी, साग सब्जी जानते हैं ना? साग सब्जी, साग सब्जी, साग सब्जी से क्या बनता है दोस्तों? कंपोस्ट बनता है। जानते हैं ना साग सब्जी से क्या बनता है दोस्तों? कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? खाद। ठीक है, साग सब्जी से जो कंपोस्ट बनता है यानी खाद बनता है, वह भी दोस्तों एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या दोस्तों? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि साग सब्जी से जो कंपोस्ट बनता है वह भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो ये अच्छे से समझ गए होंगे, आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं चलता हूं अगला रिएक्शन बताता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में मतलब कि जितना रिएक्शन है ना एग्जाम में खूब पूछता ही है, चाहे संयोजन हो, वियोजन हो, प्रतिविस्थापन हो, उभय विस्थापन हो या ऑक्सीकरण अवकरण हो, ये सब रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन दोस्तों बोलता है ना एकल विस्थापन या प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों मैं सब रिएक्शन ना आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ऑल 12 रिएक्शन को बस आप एक बार समझ जाएं, अच्छे तरीके से नोट्स कर ले और उसका बार बार रिवीजन करें। कहते हैं ना रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, यदि कोई भी स्टूडेंट अच्छा से रिवीजन नहीं करता है ना तो देखिएगा वहीं पे वो मार खाता है। ठीक है, डिपेंड ये नहीं करता आप कितना घंटा पढ़ाई करें, डिपेंड ये करता है कि आप एक चीज को कितना बार पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों एकल विस्थापन या प्रतिविस्थापन अभिक्रिया क्या करता है। ये कहता है दोस्तों कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु, क्या है? जिसमें अधिक सक्रिय धातु जो होता है ना, अधिक एक्टिव जो धातु होगा, अपने से कम सक्रिय धातु को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। यानी कि ज्यादा पावरफुल जो धातु होगा ना, अपने से कम पावरफुल धातु को हटा करके उसका स्थान क्या करता है दोस्तों? ग्रहण कर लेता है। वही बता रहा अधिक सक्रिय धातु यानी कि ज्यादा पावरफुल धातु कम सक्रिय धातु को यानी कि कम पावरफुल धातु को वहां से हटा करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा। इसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस की दुनिया में भी जो होता है ना, कहीं ना कहीं जो ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है वह कम पावरफुल व्यक्ति में हावी हो रहा है। हमारे समाज में नहीं, साइंस में भी ऐसा चीज हो रहा है। इसलिए दोस्तों अपने आप को मजबूत करना अत्यंत ज्यादा जरूरी है। यदि आप खुद को मजबूत नहीं करेंगे ना, खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो ये दुनिया आपका शोषण करते करते डुबा देगी पूरी तरीके से। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए। कहते ना दुनिया में, देखिए दुनिया में ना सब चीज गूगल पर है। आज के टाइम में गूगल पर क्या नहीं है, खोजना आया था आप खुद को खोजिए। समझ गए ना, दुनिया में सब चीज अवेलेबल गूगल पर। अपने आप को ढूंढिए क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अपने आप को पहचान जाएंगे ना तो दुनिया में आप बहुत ही अच्छा तरीके से कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति ना इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया जिससे कोई जवाब नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे ध्यान देते हैं, यहाँ है जिंक धातु और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या? जिंक। देखिए जिंक जो है ना ज्यादा पावरफुल है। जिंक क्या दोस्तों? ज्यादा पावरफुल है। हाइड्रोजन क्या है? कम पावरफुल है। हाइड्रोजन कम पावरफुल है। तो जिंकवा क्या करेगा? हाइड्रोजनवा के मार के भगा देगा। अरे चोट्टा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू भाग यहाँ से, हट, हम ज्यादा पावरफुल है, हम बैठेंगे जा। यही काम करता है, हाइड्रोजन को ऐसे भगा देगा और जाके देख रहे हैं ना जिंक सल्फेट बना लिया। हाइड्रोजन के स्थान को वहां से भगा दिया हाइड्रोजन को और जाके जिंक जो है अपने स्थान को ग्रहण कर लिया। है कि नहीं है? यही है पावरफुल का फायदा।
जिंक ज़्यादा पावरफुल था, आराम से हाइड्रोजन को भगा दिया और उसका स्थान क्या किया, ग्रहण कर लिया। इसलिए आप अपने आप को केवल आगे बढ़ाइए, ये दुनिया आपको एक दिन छोड़ के चल जाएगी, लेकिन यदि आप में हुनर है ना तो ये दुनिया आपको फॉलो करेगी, दुनिया आपको मानेगी कि हाँ ये व्यक्ति है। यदि आप पावरफुल है, आप में स्किल है, आप में क्वालिटी है, आप में क्वांटिटी है, तब का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। फिर देखिए दोस्तों, पोटेशियम है, ये कॉपर सल्फेट है। देखिए दोस्तों, ये कॉपर क्या दोस्तों, कॉपर कमजोर धातु है और पोटेशियम क्या है, ज्यादा मजबूत धातु है, ज्यादा सक्रिय धातु है, ज्यादा सक्रिय धातु है। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, कॉपर को मार को भगा देगा। अरे कॉपर तो ऐसे भाग यहाँ से, तो कॉपर भाग गया यहाँ, कॉपर यहाँ भाग गया ना। यहाँ क्या बन गया दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट। क्या बन गया दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट। देख रहे हैं ना, पोटेशियम आके यहाँ बैठ गया, कॉपर को भगा दिया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। फिर देखिए दोस्तों, उसी प्रकार कॉपर है, यहाँ AgNO3 है, कॉपर है प्लस AgNO3 है। देखिए Ag जो है ना, यह कम सक्रिय धातु है, चांदी जो है ना कम सक्रिय धातु है, कॉपर जो है ना ज्यादा सक्रिय धातु है, ज्यादा सक्रिय धातु है, एक्टिव धातु है। तो यह क्या करेगा, कॉपरवा क्या करेगा, इस सिल्वर को मार के वहां से बिलगा देगा, भाग तू यहाँ से भाग, हम बैठेंगे हो जा। तो सिल्वर यहाँ से भाग गया, यहाँ से भाग गया ना, और कॉपर आके यहाँ बैठ गया, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन गया। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझ में आया। तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि जब भी कोई एक अकेला धातु मिल जाएगा, आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उसमें से जो भी कमजोर धातु है उसको निकाल के बाहर भेज दीजिएगा और जिंक को यहाँ लेके बैठा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब सक्रियता का जो कर्म आता है ना, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम क्या होने वाला है, अम्ल भस्म तथा लवण। वहां नहीं, धातु धातु में। ठीक है दोस्तों, धातु में जाएंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा धातु कितना ज्यादा सक्रिय होता है और कौन सा धातु कितना कम सक्रिय होता है। तब तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिलहाल इस प्रकार समझ जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला रिएक्शन दोस्तों बोलता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विव विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब यह क्या बोलता है ना, उसको समझते हैं कि आखिर उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा मैं उसको आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए ये बोलता है ना कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है दोस्तों, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयन का आदान प्रदान होगा, यानी कि आयनों का जब आदान प्रदान होता है ना तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं या द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ध्यान दीजिए, ये सोडियम क्लोराइड है ना, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, ये है सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड NaCl, ये AgNO3 है। अब आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा ये समझिएगा ध्यान से। जानते दोस्तों, कोई भी कंपाउंड ना दो चीज से बनता है, एक होता है घन आयन, एक होता है ऋण आयन, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोडियम है ना, तो सोडियम धातु इसलिए प्लस होगा और क्लोरीन एक अधातु इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और नहीं तो ये समझिएगा, पहले प्लस होता है बाद में क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए यहाँ मैंने पहले प्लस लगाया, बाद में क्या लगा, माइनस लगाया। इसलिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या लगेगा दोस्तों, माइनस लगेगा। ठीक है, अब सोचिएगा दोस्तों, कभी भी रिएक्शन होता है ना तो प्लस और माइनस साथ में रहेगा। कभी भी रिएक्शन होगा तो क्या रहेगा दोस्तों, प्लस और माइनस क्या रहता है, साथ में रहता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अब ये देखिएगा मार्कर, यहाँ पे दोस्तों ये देखिएगा आप कि क्या बोलता है कि बोले तो ये है ना सोडियम क्लोराइड, देखिए तो ये आपका सोडियम है, सोडियम क्या दोस्तों, प्लस चार्ज है, और ये क्या है, नाइट्रेट क्या, माइनस चार्ज है। तो ये वाला प्लस जाएगा इसके माइनस के पास, गया, समझ में आ रहा है ना, ये वाला प्लस ये प्लस के पास तो नहीं जाएगा, क्योंकि कभी भी रिएक्शन होगा तो प्लस माइनस चाहिए। इसलिए ये प्लस कहाँ गया, इसके माइनस के पास गया, तो बन गया NaNO3, बन गया ना, बन गया NaNO3। अब देखिएगा ये प्लस Ag है ना, ये प्लस Ag है, ये आएगा इसके माइनस के पास में, तो क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, आयनों का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन, है कि नहीं है। इसी कारण से मैंने बताया है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि दो व्यक्ति क्या किया, अपना स्थान को छोड़ के कहीं और गया, इसलिए बोलते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, ये आपका प्लस चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है ना, ये आपका माइनस चार्ज है, ये आपका बोले तो माइनस चार्ज है। और ये देखिएगा दोस्तों, तो ये भी आपका प्लस चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है ना, प्लस और माइनस है कि नहीं है। अब रिएक्शन होगा ना, देखिए कैसे बनेगा, आप खुद बनाइएगा। देखिए ये प्लस चार्ज गया इसके माइनस के पास में, गया कि नहीं गया, ये प्लस चार्ज गया इसके माइनस के पास में, तो हो गया बेरियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, नहीं देखिए सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सोडियम गया था क्लोरीन के पास में, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। फिर ठीक है दोस्तों, फिर देखिएगा ये प्लस जो है इसके माइनस के पास आएगा, है ना, आएगा नहीं आएगा,
ये प्लस इसके बाद उसके पास आएगा तो बन गया बेरियम सल्फेट। क्या बन गया दोस्तों? बेरियम सल्फेट हो गया। इस प्रकार से आप खुद भी रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अरे रिएक्शन तो आपको हम ऑल टू रिएक्शन बनाना सिखा देंगे, बस आप सही से पढ़िए तो सही, मन लगा के ध्यान दीजिए ना, हर एक चीज़ आपको आएगा। दिक्कत क्या ना कि आप मेहनतें नहीं करते तो कहाँ से कोई चीज़ आएगा। ठीक है, चलो मैं आगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ताकि आपको बार बार समझ में आए। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते अपने अगले रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, बोलता है क्या है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको अच्छे से समझना है क्योंकि यह बार बार बिहार बोर्ड पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये क्या बोलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझते हैं। यह बोलता है दोस्तों वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल जो होता है ना, भस्म से अभिक्रिया करके से क्या करता है, अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों यही है ना, एक अम्ल रहेगा और एक भस्म रहेगा, एक अम्ल रहेगा एक भस्म रहेगा, दोनों आपस में मिल जाएगा और दोनों मिलकर क्या करेगा तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? साल्ट प्लस वाटर। आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि अम्ल और भस्म मिला तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसे क्या देखते हैं, एग्जाम्पल, जैसे कि HCl। HCl क्या दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही प्रबल भस्म है। ठीक है, ये प्रबल भस्म है, ये अम्ल है, ये भस्म है, प्रतिक्रिया करेगा प्रतिक्रिया करेगा प्रतिक्रिया करेगा तो दिखेगा दोस्तों ये NaCl बन गया, NaCl, ये पॉजिटिव ये निगेटिव के पास गया, क्या बन गया, NaCl बन गया ना। हो गया क्या दोस्तों, H2O। क्या बन गया, H2O, लवण प्लस जल बन गया। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या क्षार है यानी कि भस्म है। जब प्रतिक्रिया करेगा तो यह कैल्शियम, ये हो गया सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। अब देखिए H2O, ये O मिलके बन गया जल, H2O हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते दोस्तों नाइट्रिक एसिड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, यहाँ पोटेशियम है यहाँ नाइट्रेट है, मिलके बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है दोस्तों, लवण है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या, लवण है। ठीक है दोस्तों, ये OH प्लस H क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। दोस्तों ये तीनों एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से माइंड में सेट करना है और समझते गए कि समझ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों बोलता है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। ठीक है दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया ये क्या होता है तो इसके विषय में जानते हैं। ये बोलता है ना वैसी रासायनिक अपक्रिया। क्या दोस्तों, वैसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा क्या होती है, अपघटित होती है। प्रकाश के द्वारा अपघटित हो जाती है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। तो जो प्रकाश के द्वारा क्या होता है दोस्तों, अपघटित हो जाती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा या कोई प्रकाश पड़ेगा, जैसे प्रकाश पड़ेगा वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है। जैसे इस पर सनलाइट पड़ा, क्या दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पड़ा, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये टूट जाएगा, 2Ag प्लस 2Br में क्या होगा दोस्तों, ये टूट गया ना, टूट गया। ये दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि इसका उपयोग हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में। क्या करते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। NCERT में बड़े बड़े अक्षरों में बताया गया है कि 2AgBr का उपयोग हम लोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। आपको ये भी ध्यान देना है कि श्वेत कलर का होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में। ठीक है दोस्तों, फोटोग्राफी में किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं, 2AgBr का उपयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित हो जाता है। अगला दोस्तों बोलता है 2AgCl। क्या दोस्तों बोलता है, 2AgCl जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। जैसे सनलाइट पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ने से दोस्तों क्या हुआ, यह बदल गया 2Ag और Cl2 में बदल गया। क्या हुआ दोस्तों, 2Ag प्लस Cl2 में बदल गया, यानी कि टूट गया ना। और जानते हैं दोस्तों इसका कलर, जानते हैं दोस्तों इसका कलर भी होता है श्वेत। कैसा होता है दोस्तों, श्वेत होता है। लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये हो जाता है धूसर रंग का। कैसा हो जाता है दोस्तों, धूसर रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। कोई दिक्कत है दोस्तों, बताइए यहाँ। ठीक है, ये आपको रिएक्शन को अच्छे से माइंड में क्या करना दोस्तों, सेट कर लेना है। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह आपका बोले तो रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तब तक आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो नोट करना है तो नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों और देखते हैं कि अगला रिएक्शन क्या कहता है। अगला रिएक्शन भी काफी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोले तो दोस्तों सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको तो जो NCERT में दिया गया रिएक्शन हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तो दूसरा उपाय है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि अगला रिएक्शन क्या कहता है। देखिए दोस्तों अगला रिएक्शन कहता है ना जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या दोस्तों नाम है,
अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोलता है ना वैसा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, वैसा द्विविस्थापन, जी हाँ दोस्तों, द्विविस्थापन जिसमें डबल आयनों का क्या हो रहा था, आदान प्रदान हो रहा था, यही बोल रहा है। वैसा द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक अविलेय अवक्षेप की प्राप्ति होती है। एक अविलेय अवक्षेप समझ में आता है ना, वह वैसा विलेय होता है जो घुलता नहीं है, जो पानी में क्या होगा, घुलेगा नहीं। ठीक है, तो उसी को बोलता है अविलेय अवक्षेप। ठीक है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात एक अविलेय अवक्षेप की प्राप्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार में पूछा हुआ भी है। जैसे सोडियम सल्फेट का एक एक्वा सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन मतलब कि जलीय विलयन। सोडियम सल्फेट का एक एक्वा सोल्यूशन है, जब यह बेरियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्ट करता है। बेरियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन यानी कि जलीय विलयन के साथ रिएक्ट किया तो बन गया दोस्तों बेरियम सल्फेट। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। यह एक सॉलिड पार्टिकल है, क्या है, सॉलिड पार्टिकल है ना। क्या सॉलिड किसी भी चीज में घुलता है, कभी नहीं घुलता। तो ये हो गया बेरियम सल्फेट का सॉलिड पार्टिकल हो गया, और प्लस क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन मिल गया। सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन आपका बोले तो मिल गया। कोई दिक्कत दोस्तों होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, डबल आयन का आदान प्रदान तो हो भी किया ना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस गया ये माइनस के पास में तो बन गया NaCl, ये प्लस गया इस माइनस के पास में तो बन गया बेरियम सल्फेट। ये एक अविलेय अवक्षेप है, ये भारी होता है, नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल बोलता है सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है, जलीय विलयन है। और सिल्वर नाइट्रेट का भी क्या है, एक्वा सोल्यूशन यानी कि जलीय विलयन है। जब दोनों आपस में रिएक्ट किया तो बन गया दोस्तों सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सॉलिड पार्टिकल मिल गया, अब प्लस क्या मिल गया, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन मिल गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये सॉलिड पार्टिकल है, ये क्या होगा दोस्तों, नीचे की ओर बैठ जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल का आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होने वाला ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया, इसके विषय में देखने वाले हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन या अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा चीज होता है ना जो बहुत सारे स्टूडेंट का हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है। यह कंफ्यूजन आज आपका पूरी तरीके से दूर हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए पहला बोलता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि इसका तीन नाम है। पहला नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया, दूसरा क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और तीसरा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तीनों चीज आपको ध्यान देना। ज्यादा इसका हिंदी में ध्यान जो है ना नाम, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज करता है। देखिए क्या बोलता है, समझते हैं। बोलता है क्या ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा। ऑक्सीजन का क्या होता है दोस्तों, संयोग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। या हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है। यानी कि ऑक्सीजन तो या तो जुड़ेगा और नहीं तो हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं तो हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का होता है संयोग और हाइड्रोजन का होता है त्याग। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, कार्बन एक क्या तत्व है, यह ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट किया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो बोलेगा बिल्कुल जुड़ा। देखिए तो कार्बन ऑक्सीजन नहीं जुड़ गया तब ना बन गया CO2। CO2 बन रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन ऐड है कि नहीं है, तो ये है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर देखिएगा सल्फर में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, बिल्कुल जुड़ा। तो ये भी क्या दोस्तों, ये भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। फिर देखिएगा दोस्तों, कॉपर प्लस ऑक्सीजन है ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यानी कि कॉपर कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और कॉपर ऑक्साइड बना, ये क्या दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर गया। ठीक है, इसलिए यह आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये जो परत होती है ना, ये काली परत बनती है। कैसी परत बनती है दोस्तों, काली परत बन जाती है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, काली परत बन जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कॉपर जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और इसमें क्या होता है ना, एक काली परत बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं या अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं या रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है ना वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा ना, ऑक्सीजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन त्याग होगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन टूटेगा, इसमें ऑक्सीजन का त्याग होगा, एवं हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है। हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है। हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का होता है त्याग, हाइड्रोजन का होता है संयोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड का काला पदार्थ बनता है कि नहीं बनता? ये रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट किया दोस्तों? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। अब समझिएगा, यहाँ बना क्या, कॉपर प्लस क्या बना, जल। क्या बना दोस्तों? कॉपर, क्या बना, जल। देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या क्या ऑक्सीजन इसमें है, बोलिए, क्या कॉपर में ऑक्सीजन है? नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इसका अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। तब ना यहाँ था ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन भाग गया। यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ था, यहाँ ऑक्सीजन भाग गया। देख रहे हैं ना, यहाँ लगा हुआ था, यहाँ भाग गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ बन गया कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन निकल के भाग गया। तो ऑक्सीजन भागा ना, ऑक्सीजन का त्याग हुआ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं, या रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है दोस्तों? तो इसका कलर हो जाता है धूसर। कैसा हो जाता है? भूरा। कैसा होता है दोस्तों? भूरा कलर हो जाता है। कैसा होता है? भूरा कलर हो जाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत है? समझ गए ना आप? चलिए, अच्छा बात है। अब चलते देखते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसको देख के इसका काम समाप्त करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से लेना है तो ठीक है। चलते दोस्तों और देखते हैं अपने सबसे लास्ट टॉपिक को, और ये लास्ट टॉपिक के साथ क्या होगा, आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक बता रहा है ना, यह हमेशा बिहार में पूछता है। देखिए दोस्तों, जो हम कंटेंट बनाते हैं ना, मतलब कि पूरा एक एनसीईआरटी कवर करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको नॉलेज मिल जाए, साथ साथ यह कवर करने का प्रयास करते हैं ताकि बिहार वो जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, इससे बाहर ना आ पाए। ठीक है, दोनों प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते दोस्तों, भले आपको थोड़ा वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको जो भी जानकारी मिलेगा एकदम सटीक मिलेगा। आपको हर एक चीज समझ में आएगा, चाहे संतुलित रासायनिक समीकरण हो, चाहे ऑक्सीकरण अवकरण हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। इसलिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना दोस्तों, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ता है ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे दोस्तों क्या बोलता है ना, अगला टॉपिक है संक्षारण। क्या दोस्तों? संक्षारण। संक्षारण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप इसे VVI भी लिख सकते हैं। ठीक है, संक्षारण को बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। यह क्या होता है जानते हैं? ऑक्सीजन एवं जलवाष्प की उपस्थिति में, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन एवं जलवाष्प की उपस्थिति में धातु के परत की क्षय होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन एवं जलवाष्प की उपस्थिति में, जलवाष्प करने का मतलब होता है आर्द्रता, यानी कि पानी की मात्रा। ठीक है दोस्तों, पानी की मात्रा, और ऑक्सीजन तो वायुमंडल में ही है। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में धातु का पद क्या होता है? धीरे धीरे क्षय होता है, धातु की परत धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, लोहे में जंग लगना। देखते दोस्तों, लोहा काफी ज्यादा जब नया होता है तो एकदम चमकीला होता है, लेकिन जब आप उसको घर ले आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है ना, जंग। देखिए उस पर लाल भूरा क्या होता है, लाल भूरा क्या होता है, उस पर एक परत बन जाती है, लाल भूरा क्या होता है, एक परत बन जाती है। देखिए कि नहीं, देखिए तो वह क्या हो रहा है, लोहे की परत का क्षय हो रहा है, यानी कि वहां संक्षारण हो रहा है, लोहा का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया ना? ठीक है, इसीलिए ना उसको संक्षारण रोकने के लिए, लोहा में जंग लगने से बचने के लिए उसको पेंट करते हैं अस्तर लगाकर। देखे कि नहीं, देखे पहले अस्तर मारते हैं फिर पेंट करते हैं ताकि लोहे के परत का क्षय न हो और वो लंबा समय तक टिक पाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, चांदी पे भी संक्षारण होता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप लोहा जानते थे, अब जान जाइए कि चांदी पे भी संक्षारण होता है, और यह क्या हो जाता है दोस्तों? काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है, क्योंकि चांदी जो होता है ना, वायुमंडल में सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है, इसलिए क्या हो जाता है? वो पूरी तरीके से काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। फिर दोस्तों बोलता है तांबा पे संक्षारण होने से क्या होता है? तांबा हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर होता है ना, वायुमंडल में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे रिएक्ट करता है
और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, वो हरा एक परत बना लेता है। ये बात समझ गया। ये सब अच्छा से आपको ध्यान रखना है कि कॉपर हरा बनाता है, चांदी काला बनाता है। ठीक है दोस्तों, संक्षारण से बचने का उपाय क्या है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, संक्षारण से बचने का उपाय क्या है। सबसे पहले तो तेल या ग्रीस या पेंट करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। यानी कि उसको हम ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय होता है पेंट करके। सभी लोग देखते होंगे कि घर में जो भी केवाड़ी होती है लोहा का या दरवाजा हो तो उसको पेंट करके हम लोग उसे सुरक्षित रखते हैं, है ना। फिर दोस्तों क्या है, जस्तीकरण करके या यशद लेपन करके। जस्तीकरण या यशद लेपन, यह क्या होता है दोस्तों, कोई भी धातु की परत के ऊपर ना जिंक की परत को चढ़ाना, जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जस्तीकरण करते हैं। देखिए जस्ता रहा ना, जस्ता यानी कि जिंक, ठीक है। यानी कि कोई भी धातु होगा, लोहा होगा, कोई भी धातु है, धातु के ऊपर ना जिंक का परत चढ़ा देना, जिंक का लेयर चढ़ा देना, उसे क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। यह बहुत लंबा समय तक टिकता है, लेकिन यह काफी महंगा पड़ जाता है। जस्तीकरण क्या होता है दोस्तों, काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। आप देखते हो जो पुल बनता है ना, पुल के ऊपर जो लोहा लगाया जाता है, देखिए ना लोहा, वह व्हाइट कलर का होता है ना। क्या उसमें कभी जंग लगता है, कभी नहीं लगता है, क्योंकि उसको पेंट किया जाता है जिंक से। क्या, किससे, जिंक से। जिंक ऑक्साइड से क्या होता है, उसको पेंट किया जाता है, तब ना लंबे समय तक टिक पाता है वो। नहीं रहेगा, कम से कम 15 साल नहीं रहेगा ना, फिर भी परफेक्ट रहता है वो, है कि नहीं है, लेकिन महंगा पड़ जाता है। ठीक है, अगला क्या दोस्तों, एनोडीकरण करके। एनोडीकरण क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण करके भी आप जो है ना किसी भी धातु के परत को क्षय होने से रोक सकते हैं। ये 3 तरीका आपको अभी माइंड में सेट कर लेना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे धातु और धातु में, तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या बोलता है ना, विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता कहने का मतलब होता है किसी भी खाद्य पदार्थ को दूषित हो जाना, महक जाना, खराब हो जाना, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो विकृत गंधिता क्या होता है समझते हैं। कह रहा है ना, बहुत लंबे समय तक भोज्य पदार्थ यानी कि खाने वाला पदार्थ, ठीक है, या तेल समझते हैं ना, तेल युक्त पदार्थ हो गया, तेल युक्त पदार्थ हो गया जैसे कि समोसा, कचौड़ी, कुछ भी हो सकता है। तेल या वसा को खुला छोड़ देने से, या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को हम खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ देने से क्या होता है ना, यह उपचयित हो जाता है। उपचयित करने का मतलब क्या है, यह ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आता है, क्योंकि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है ही है। ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया यानी कि उपचयित हो जाता है। उपचयित हो जाने से क्या होता है ना, उसके स्वाद एवं गंध क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है। यानी कि उसका पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। आप समोसा ले आइए, आज मत खाइए, कल सवेरे खाइए, देखिए महक जाएगा वो, है ना, महक जाएगा, नहीं महक जाएगा। पिज्जा बर्गर कुछ ले आइए, छोड़ दीजिए, गरम गरम रहता है उसके बाद अलग है, छोड़ दीजिएगा सुबह महक जाएगा, पूरा खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट किया है और पूरी तरीके से क्या होगा, दूषित हो गया, यानी कि महक गया, ठीक है, उपचयित हो गया। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, स्वाद एवं गंध बदल जाता है और पूरी तरीके से खराब लगता है। ठीक है, पूरी तरीके से बदल जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विकृत गंधिता बोलते हैं। यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ को हम खुला छोड़ देते हैं तो यह उपचयित होता है। उपचयित होने के कारण क्या होता है, इसके स्वाद एवं गंध पूरी तरीके से बदल जाते हैं। ठीक है, अब इसका कोई ना कोई तो उपाय होबे करेगा। जिसका उपाय क्या है दोस्तों, इससे बचने के लिए इसमें उपचायक या ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। उपचायक या ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं जो उसको पूरी तरीके से क्या कर दे, रोक दे। क्या कर दे, रोक दे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो चिप्स का पैकेट आता है, चिप्स का पैकेट देखे पूरा एकदम फुल रहता है। आप लोग तो हैं तेज व्यक्ति, जाते होंगे, स्पेशली लड़की लोग जाती होगी, 5 रुपये के चिप्स किनता होगा, एकदम फुल रहता पैकेट, तो समझता है कि ज़्यादा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको अंदर हवा भरा गया, और हवा इसलिए भरा गया है ताकि जो चिप्स हुआ है ना खराब नहीं हो। देखे हैं, चिप्स का पैकेट बनता कब है और बिकता कब है ना, और तब तक वो खराब नहीं होता जब बनता है। ठीक वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा 6 महीना बाद। ठीक है, 6 महीना बाद, 5 महीना बाद, जब तक वो एक्सपायर ना हुआ हो तब तक उसका टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो उसमें क्या होता है, उसको बचाने के लिए क्या होता है ना, उसके अंदर एक हवा भरा जाता है, और उस हवा को बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। कौन सा रहता है, नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, चिप्स के पैकेट के अंदर, कुरकुरे के पैकेट के अंदर भरा जाता है, ताकि वो लंबे समय तक बचा रहे, लंबे समय तक महके नहीं, लंबे समय तक खराब नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन जो गैस है ना, उपचायक की तरह काम कर रहा है। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चिप्स के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे, खराब नहीं हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों यह पूरा चैप्टर आपका क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है। यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, मैं दावा ठोकता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तो मैं सोचा था कि आपको हम जो है क्वेश्चन करवा दें जो बिहार बोर्ड पूछता है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ बनाऊंगा ना बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, इसलिए हम जो है ना उस
कंटेंट को यहाँ नहीं रखते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल यह रिवीजन करने के लिए काफी ज़्यादा आपके लिए सफिशियंट है। यह रिवीजन करिएगा, आपसे क्वेश्चन एक बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग अच्छा से इसका रिवीजन करिए और लगातार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक।